ये अगर इफेक्ट हुआ किसी भी कारण तो आदमी बीमार पड़ेगा। ये हेल्पर टी सेल जाएगा और प्लाज्मा बी सेल से एंटीबॉडीज रिलीज करवाएगा, इसीलिए इसको हेल्पर टी सेल बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जहां आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया, जो आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो सिम्टम्स है आपके एड्स के, मेनली फीवर, डायरिया, सडन वेट लॉस, अदर अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज सिम्टम्स, जिस वजह से हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है कॉमन कोल्ड हुआ हो। तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर यूज्ड टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ HIV इन्फेक्टेड पर्सन। हमारे नेगेटिव यूज के वजह से ना, अब्यूज के वजह से ना उस वर्ड को एक टैबू लग गया कि ओ ड्रग बोला इज समथिंग रॉन्ग। ड्रग इज अ मेडिसिन। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास। आई होप आप सब हेल्दी हो और बहुत खुश हो। मैं हूँ स्वागता मुखर्जी और आज हम नीट माइंड मैप में एक और 12th का चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं और उसे कंसाइज वे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों, वो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप सबको पता है कि काफ़ी लार्ज चंक्स ऑफ टॉपिक्स है ना। पहले तो हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे ही, हेल्थ की डेफिनेशन हम देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेस के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। फॉलोड बाय हम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमको इन सारे डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो इन बिल्ट हमारे बॉडी में मैकेनिज्म है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉलोड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इम्यूनिटी है हमारे बॉडी में, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, वैक्सीनेशन, ऑटो इम्यूनिटी, एड्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक और जो लार्ज टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, वो है कैंसर, फॉलोड बाय ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विथ हेल्थ। तो सबसे पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, दैट इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट फिजिकल, सिर्फ बॉडी फिट है वही आपका हेल्थ नहीं शो करता है। योर मेंटली ऑल्सो अ पर्सन हैज टू बी हेल्दी, डिवॉइड ऑफ एनी नेगेटिव थिंकिंग और डिप्रेशन, प्लस ऑफ कोर्स द सोशल वेलबींग। ओके, अब ये जो आपकी नॉर्मल हेल्थ की जो डेफिनेशन है, ये अगर इफेक्ट हुआ किसी भी कारण तो आदमी बीमार पड़ेगा, राइट। तो अफेक्ट किस वजह से होता है, या तो किसी इन्फेक्शन के वजह से हुआ होगा। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इन्फेक्शन देखते हैं, इन्फेक्शन कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के वजह से हो रहा होगा, राइट, जिसे हम पैथोजन बोलते हैं, पैथोजन कॉजिंग डिजीजेस, राइट। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, जो इनमें से किसी भी एक फैक्टर को डिटोरिएट कर सकता है बॉडी में। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, चाहे वो ऑफकोर्स जेनेटिक अगर है तो इनहेरिटेड ही हो सकता है, राइट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस में इनहेरिटेड हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखते हैं, या लाइफस्टाइल, वो हमारी खुद की गलती से भी ये होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज करें, क्या होता है ये लाइफस्टाइल चेंज? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जो भी आप एवरीडे कंज्यूम करते हो, अपने शरीर में जो खाना डालते हो, अगर हम उस पर थोड़ा ध्यान ले लें, ठीक है, जो एवरीडे हम थोड़ा वॉकिंग या नॉर्मल एक्सरसाइज भी अगर कर ले, जो डोंट हैव टू गो टू जिम, हैवी वेट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। आप बस वॉक करो, डू नॉट सिट आइडल। बॉडी को जितना हो सके हम मूव करेंगे ना, यही इसी के लिए ह्यूमन बॉडी बनी है, हमारा नेचुरल मैकेनिज्म ही है। वी शुड कीप मूविंग आवर बॉडी, जिससे हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंट कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ पाए, है ना। दैट इज़ योर लाइफस्टाइल चेंज। आपका खाना, आपका रहन सहन, आपकी एक्सरसाइज, ये हर एक चीज़ होता है लाइफस्टाइल, ठीक है। तो फूड, वाटर, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। अब ये इफेक्ट करेगा आपके नॉर्मल हेल्थ को, जिससे कुछ डिजीजेस हो सकता है। अब डिजीजेस के दौरान हर एक डिजीज का अलग अलग सिम्टम, अलग अलग कॉजेटिव एजेंट होता है, लेकिन इन जनरल किसी भी इंसान को अगर डिजीज हो तो उसमें होता क्या, इन जनरल क्या चीज़ है हम सारे डिजीजेस में देखते हैं। जो नॉर्मल हेल्थ था वो पूरा अपसेट हो गया है। अपसेट कैसे हुआ है? इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, जो नॉर्मल फंक्शन कर रही थी हेल्दी रखने के लिए, दैट फंक्शन और ऑर्गन सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू ईदर ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स जो स्पेसिफिक टू दैट डिजीज है। हर एक डिजीज का अलग अलग स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो कुछ आपके डिजीजेस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जैसे कि कैंसर। ये किसी पैथोजन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होता है कैंसर,
दिस कंप्लीटली कार्सिनोजेनिक इफेक्ट के वजह से ही होता है। अगर जेनेटिक चेंजेस हुआ, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तभी जाके कैंसर होता है। एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन अ डिजीज्ड कैंसर्ड पर्सन टू अ नॉन कैंसरस पर्सन में ऐसे नहीं ट्रांसमिट होता है, तो वो नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस वो डिजीज होता है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दैट मीन्स अ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विल ट्रांसफर इट टू अ हेल्दी पर्सन। कैसे ट्रांसफर कर सकता है? ईदर विद द हेल्प ऑफ अ पैथोजन ट्रांसफर कर रहा है, वेक्टर उन पैथोजन को कैरी करके लेके जा रहा है, राइट। ईदर टच से हो सकता है ये, राइट। शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स की वजह से हो सकता है, राइट। माइक्रो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो एयर ड्रॉपलेट्स है, जैसे खांसना, छींकना एटसेट्रा, राइट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, उससे भी पैथोजन ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे आपके मोस्ट ऑफ द जो एसटीडीज होते हैं वो उस तरह से ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। उसके अलावा भी देयर इज ऑल्सो फीको ओरल रूट, अगेन वो टच से ही है, राइट। ओके, तो इन्फेक्शियस डिजीज में कई सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डिजीजेस आ सकते हैं, और उसे हम कैटेगराइज करेंगे कि उनकी कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो अगर बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया अगर कॉजेटिव एजेंट है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइफॉइड। इसका कॉजेटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी, जो कि एक बैक्टीरियम है, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो दिया गया है कि वाइरल टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं, ताकि कंफर्म हो जाए कि यस पर्सन को टाइफॉइड ही हुआ है। क्योंकि मैक्सिमम बैक्टीरियल डिजीजेस के ना कॉमन सिम्टम होते हैं। अब कैसे ट्रीट किया जाए, कौन सा बैक्टीरियम है, उस स्पीशीज को पहचानने की ये टेस्ट हम कर सकते हैं। और भी बाकी सारे का टेस्ट होता है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका प्लेग है। प्लेग इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अर्सीनिया पेस्टिस। ये एक बैक्टीरियम है जो रैट फ्ली एक तरह का आर्थ्रोपॉड है, वो आर्थ्रोपॉड इसको कैरी करता है इस बैक्टीरियम को, तो वो वेक्टर हो गया। वो रैट फ्ली जाके किसको काटता है, कहाँ पे रहता है, चूहों के बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो रैट, इसलिए रैट फ्ली बोल रहा है। तो दो वेक्टर आ गए, अब चूहे फिर उस प्लेग को हम तक पहुंचाते हैं। तो कई सारे वेक्टर्स को क्रॉस करते हुए डिजीज हमारे पास आती है। Next we have pneumonia which are usually caused by Streptococcus pneumonia। और आप सबको पता है जो निमोनिया है इट ऑलवेज अफेक्ट्स द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब लंग्स, ब्रोंकाई, इन सारे मोस्टली जो लंग्स एल्वियोलाई को ये मेनली आपका अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव डिप्थेरिया। डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, राइट। ये आपकी डिप्थेरिया को भी टेस्ट करने के डिटेक्शन टेस्ट आते हैं। टिटनस वी हैव क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी जो इसे कॉज करती है। टिटनस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि टिटनस, जिसमें ये बैक्टीरियम जो है आपकी क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, ये एक तरह का टॉक्सिन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं टिटैनोस्पैज्मिन। ये जो टिटैनोस्पैज्मिन है ये क्या करता है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को रोक देता है, जिस वजह से एसिटिलकोलिन रिलीज हुए जा रहा है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना वो, तो कॉन्ट्रैक्शन पे कॉन्ट्रैक्शन होए जा रहा है, राइट, बट रिलैक्सेशन ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रुक गया है। तो बॉडी इज ऑलवेज इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन दैट कैन ऑल्सो लीड टू ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी और डेथ ऑफ द पर्सन, धनुष टंका हम जिसको बोलते हैं यूजुअली। Then we have tuberculosis. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. ठीक है, ये आपके कुछ वायरल बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स, डिजीजेस है। वायरल डिजीजेस में काफ़ी सारे हैं, कुछ मैंने इस पेज में लिखा हुआ है, बाकी का जगह नहीं था तो मैंने नेक्स्ट पेज में उसे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो वायरल में आपके पास है कॉमन कोल्ड जो राइनो वायरस कॉज करती है, ठीक है। जो आपका कोविड है वो भी इसी तरह का ही एक तरह का डिसऑर्डर कॉज करता है, वो भी हम वायरल में पढ़ेंगे। चिकन पॉक्स है कॉज्ड बाई वेरिसेला जोस्टर वायरस। वी हैव स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाई वेरियोला वायरस, ठीक है। वी हैव पोलियोमाइलाइटिस कॉज्ड बाई पोलियो वायरस। वी हैव डेंगी कॉज्ड बाई आर्बोवायरस। एंड इस डेंगी आर्बोवायरस का वेक्टर कौन है, आपकी एडिस इजिप्टी मस्कीटो। मस्कीटो इज द वेक्टर हियर जो इस पर्टिकुलर पैथोजन को कैरी कर रही है। इसके अलावा वी हैव एड्स। ऑब्वियसली एड्स एक्चुअली एक सिम्टम है, ये एक सिंड्रोम है, आप बोल सकते हो, ये कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। सिंड्रोम है जो आपके बॉडी के इम्यूनिटी को इतना लो कर देता है कि बाकी ऑपर्चुनिस्टिक डिजीजेस बॉडी में एंटर करने को सक्षम होती है, ठीक है। मतलब ये जाके आपके बॉडी का गार्ड डाउन कर देता है।
तो जो बाकी घूम रही थी पैथोजन, जो इतने देर तक आपके बॉडी में एंटर नहीं कर पा रही थी बिकॉज आपका इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग था, इम्यूनिटी आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, अब वो गार्ड डाउन हो चुका है, तो नाउ दोज इन्फेक्शन विल एंटर एंड विल कॉज डिजीजेस इन योर बॉडी. एड्स इज नॉट कॉजिंग एनी डिजीज, एड्स इज जस्ट अ सिंड्रोम, इसीलिए उसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हम बोलते हैं, जो कॉज करता है आपका HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, नेक्स्ट आपका एक और जो हम वायरल इन्फेक्शन देखते हैं चिकनगुनिया विच इज कॉज्ड बाय टोगा वायरस, और इसको भी कौन सा वेक्टर कैरी करके ले जाता है इस पर्टिकुलर वायरस को? एडिस इजिप्टी. ठीक है, वी हैव कोविड हियर, कोविड इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, राइट. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोविड, जो आपने सार्स, मर्स, ये भी आपके अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है जो कोरोना वायरस ही कॉज करता है, अलग अलग स्ट्रेन, उसकी अलग अलग वेराइटी. प्रोटोजोअल डिजीजेस भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं. इसके अलावा भी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है जो काफ़ी खतरनाक वाला क्वाटरनरी मलेरिया कॉज करता है. ठीक है, और इस पर्टिकुलर मलेरिया को ट्रीट करना विथ हाइड्रोक्विनोल इज़ वेरी डिफिकल्ट, नहीं ट्रीटेबल नहीं होती है, वो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है, राइट. क्वाटरनरी मलेरिया वही है, राइट. उसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल एट्सेट्रा. वी हैव अमीबियासिस, जिसको हम ब्लड डिसेंट्री भी बोलते हैं, विच इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका. ये दो आपके प्रोटोजोअल डिजीजेस हैं. इसके अलावा फंगल डिजीज में आता है आपका रिंगवॉर्म. एक ही डिजीज यहाँ पे पढ़ाया गया है आपके NCERT में, और भी कई सारे फंगल डिजीजेस होते हैं. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, ये 3 स्पीशीज ऑफ फंगस है जो कॉज करते हैं रिंगवॉर्म, विच इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय पैचेस, रैशेस अराउंड द जॉ, इन द हेड, फुट में एट्सेट्रा. फॉलोड बाई हेलमिंथिक डिजीजेस भी कुछ है, जैसे कि एस्कैरिस कॉज्ड बाई विच हेलमिंथ, यहाँ पे हम एस्केलमिंथ की बात कर रहे हैं. एस्केलमिंथ को हम नेमाटोड्स भी बोलते हैं. तो एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाई एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जो कि एक एस्केलमिंथिस है. एक और एस्केलमिंथ है यहाँ पे, दैट इज योर वूशेरिया बैनक्रॉफ्टी, जो आपके फाइलेरियासिस या फिर उसे एलिफेंटियासिस भी हम बोलते हैं, ये कॉज करता है. एलिफेंटियासिस में हम क्या देखते हैं, जनरली जो लार्वे है आपके वूशेरिया बैनक्रॉफ्टी का, फाइलेरियल वर्म का, वो जाके लिम्फ नोड्स में जमा हो जाती है और वहां पे ईडिमा कॉज करती है, एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड, जिसके वजह से दैट एरिया स्टार्ट स्वेलिंग. एंड मोस्टली ये लिम्फ नोड्स आपके बॉडी में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, आपके अंडर आर्म्स में, अराउंड एक्सिलरी नोड्स जिसको हम बोलते हैं, जो आपके अराउंड द ब्रेस्ट, अराउंड द चेस्ट एरिया प्रेजेंट है. उसके अलावा नेक रीजन में भी प्रेजेंट होता है आपके लिम्फ नोड. इसके अलावा ग्रॉइन रीजन में प्रेजेंट होता है. तो ग्रॉइन रीजन में मोस्टली ये इफेक्ट करता है फाइलेरियल वर्म, दैट रिजल्ट इनटू स्वेलिंग ऑफ द ग्रॉइन रीजन एंड द लोअर लिम्ब. इसीलिए उसे एलिफेंटियासिस बोलते हैं, क्योंकि हाथी पैर जैसा वो स्वेल अप दिखता है, राइट. ओके फाइन. सो दीज आर ऑल दी डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीज. अब जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, हमने तो देख लिया कि इन्फेक्शियस डिजीज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव एजेंट थे, या तो कोई वायरस, या तो कोई बैक्टीरिया, या तो कोई प्रोटोजोआ, या तो कोई फंगस एट्सेट्रा. लेकिन ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैसे हुआ? जैसे कैंसर, ये मेनली होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से, है ना. सिर्फ कैंसर अकेला नॉन इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है. अगर आप बात करो जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ, टर्नर सिंड्रोम हुआ, फिनाइलकीटोन्यूरिया किसी को अगर है ना, किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इस तरह के जो डिजीजेस है या डिसऑर्डर्स है, दीज आर नॉट इन्फेक्शियस, दे आर ईदर कॉज्ड बाय सर्टेन जेनेटिक इनहेरिटेंस, या किसी कार्सिनोजन के इफेक्ट के वजह से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रेस या पुअर लाइफस्टाइल के वजह से वो हो रहा है. तो दैट कैन नॉट बी transmitted from one person to other person, right? Okay. अब हम इन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स को कैसे कंट्रोल करें, स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीजेस को, राइट. उसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो वी हैव टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, जिससे हम लोग ये रिंगवॉर्म जैसी डिसऑर्डर्स या एस्कैरियासिस टाइप डिसऑर्डर्स को रोक सकते हैं. पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके, जैसे क्लीन बॉडी रखना, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और फूड जो कॉन्टामिनेशन फ्री हो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे, स्पेशली ये फाइलेरियासिस, एस्कैरियासिस, ऐसे और भी
बहुत सारे डिजीजेस है, सैल्मोनेला, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे ना आपके कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही फैलता है। कॉलेरा, ये सारी चीज़ें, कॉलेरा भी एक आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, शाइजेला उसे कॉज करता है, ठीक है। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसमें से आधे से नाम तो है ही नहीं, छोटे छोटे जितने भी आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा भी हम पढ़ते हैं बट बिकॉज ये माइंड मैप है तो हम कंसाइज वे में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके फाइन। मेंटेनिंग पब्लिक हाइजीन, पब्लिक हाइजीन भी हमें मेंटेन करना है, सिर्फ अपने आप को नहीं क्लीन रखना है। अब आसपास आप कूड़ा कचरा फेंक रहे हो, वहां पे मस्कीटोज भिन भिना रही है, वहां स्टैग्नेंट वाटर है, मस्कीटोज का लार्वा ग्रो हो रहा है, वो भी तो डिजीज आप ही को आके काटेगी, राइट। तो पब्लिक हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए विद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर होता है उसमें लार्वा होने के चांसेस कई ज़्यादा है मस्कीटो के, तो उसको पीरियोडिकली क्लीन करते रहना चाहिए, राइट। पूल्स, सेस पूल्स एक्सेट्रा, पूल्स जो आपके पब्लिक स्विमिंग पूल्स है या पर्सनल स्विमिंग पूल है, जो भी है तो स्टैग्नेंट वाटर, उसको भी हमें क्लीन करना चाहिए। सेस पूल क्या होता है, पहले ज़माने में जो बाथरूम की जो कमोड का जो टैंकी कनेक्शन होता है ना, कमोड का जो कनेक्शन होता है जिसके थ्रू फीकल मैटर जाके कहीं डिपॉजिट होना होता है, तो वो घर पे ही नीचे मिट्टी के जमीन के अंदर ये आपका टैंक बनाया जाता है। ये अभी तो सोसाइटी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई है वहां भी सेसपूल होता है, काफी एकदम अंडरग्राउंड, तो वहां पे भी इट हैज टू बी क्लीन्ड पीरियोडिकली, क्योंकि सोचो इट्स अ फीकल मैटर है ना, वहां जम रहा है सारे ह्यूमन एक्सक्रीटा, नॉट ओनली फीकल मैटर, एक्सक्रीटा, सारे तरह के एक्सक्रीटा, तो ऑफकोर्स वहां पे कितनी ज्यादा इन्फेक्शन हुआ होगा, कितने ज्यादा, इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इन्फेक्शन, ओके। तो उनकी पीरियोडिक क्लीनिंग, वाटर टैंक्स एक्सेट्रा, डीकॉन्टामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी। इसके अलावा अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि टच से भी बहुत सारा फैलता है, यूज ऑफ पर्सनल आइटम्स के यूज, कॉमन शेयरिंग से भी ये फैल सकता है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, ये जो हमने स्टैग्नेंट वाटर, इन सब को अगर हमने पीरियोडिकली क्लीन किया तो वेक्टर्स के अंडे और लार्वा ग्रो नहीं हो पाएंगे, राइट। देयर ब्रीडिंग ग्राउंड, इन सबको, ब्रीडिंग ग्राउंड वही स्टैग्नेंट पूल का जहाँ पे हम वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं ओपन एरिया में एक्सेट्रा, इन सबको अवॉइड करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपकी बॉडी की नेचुरल एबिलिटी है कि बहुत सारे डिजीजेस से आपको प्रोटेक्ट कर सके, और उस एबिलिटी को, द डिजीज रेजिस्टेंट जो आपकी बॉडी है उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। एबिलिटी जो है बॉडी की, डिजीज रेजिस्टेंट एबिलिटी, दैट इज इम्यूनिटी, ठीक है। अब इम्यूनिटी दो तरह की आपके बॉडी में है ना, एक आपकी इनेट इम्यूनिटी जो बचपन से व्हेन यू वर बोर्न विथ इनेट इम्यूनिटी, और ये इनेट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड, जो जीन आपके पास ऑन हुआ है उससे आपने इनेट इम्यूनिटी को, आप उसके साथ पैदा हुए हो, ठीक है। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, देखो अगर आप इनेट इम्यूनिटी का टाइप्स देखोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये अलग अलग पैथोजन के लिए कोई अलग अलग बैरियर नहीं दे रही है, एक ही है, वही वायरस के को रोक रहा, वायरस के लिए वही बैरियर है, बैक्टीरिया के लिए भी वही बैरियर है, प्रोटोजोआ के लिए भी वही बैरियर है, तो कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, कॉमन एक ही चीज है। तो नॉन स्पेसिफिक कैसे, वो हम समझेंगे इन सारे टाइप्स को पढ़ के। तो इनर इम्यूनिटी, जिससे आप जिस चीज को लेके आप जन्म रहे हो। एक बात याद रखना, कई बच्चे गलतियां करते हैं कि जो मदर्स मिल्क से IgA ट्रांसफर हो रहा है या मदर के प्लेसेंटा से जो IgG ट्रांसफर हो रहा है फीटस, वो इनेट इम्यूनिटी नहीं है, वो अक्वायर्ड ही है। इनेट इम्यूनिटी जो आपने इनहेरिट किया है, जैसे आपकी बॉडी, स्किन, आपकी पूरी एलिमेंट्री कनाल का अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन, आपके बॉडी का हर एक सेल, ये तो आपने इनहेरिट किया है ना, आपके पेरेंट्स के गैमीट्स फ्यूज होके जाइगोट बना, वही सेल जो एक सेल था जाइगोट डिप्लॉयड, वही ग्रो हो के फिर आप बने हो ना। तो वो सेल में जो कंपोजिशन है जीन का, उसने आपको जो जैसे बॉडी बनाया है वही आपकी इनेट इम्यूनिटी है। तो सबसे पहले आता है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब ही है किसी एक्सटर्नली जो आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है ना, एक्सटर्नल, जैसे हमारा स्किन, उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब हमारा एलिमेंट्री कनाल भी तो खोखली है, वहां भी तो हम रोज कितने फॉरेन एलिमेंट डाल रहे, खाना पीना एवरीथिंग इज फॉरेन ओनली, नो, ठीक है। तो इंटरनली भी एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से तो स्किन ने प्रोटेक्ट किया, इंटरनली कौन करेगा, आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कनाल का म्यूकस मेम्ब्रेन। सिर्फ उतना ही नहीं, आप जो ब्रीथ कर रहे हो, आप फॉरेन एयर ब्रीथ कर रहे हो, राइट, जो एयर पार्टिकल के साथ जो डस्ट जा रहा है, माइक्रोब्स जा रहा है, जो भी चीजें जा रही है,
उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो स्किन एपिथेलियम एंड म्यूकस एपिथेलियम ये आउटसाइड से, ये इनसाइड से आपको बैरियर प्रोवाइड करिए। नाउ दिस बैरियर डजंट नो कि अच्छा आप बैक्टीरिया हो तो मैं अलग स्किन बन जाऊंगा, आप वायरस हो तो मैं कुछ और बन जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना, तो स्पेसिफिक नहीं है। फिजियोलॉजिकल का मतलब है आपकी बॉडी के हर एक सेल का कुछ सिक्रीशन, कोई भी सेल कुछ सिक्रीट कर रहा है तो कोई सेलुलर प्रोसेस होके ही वो चीज़ बन रही है फिजियोलॉजिकली। तो जैसे कि HCl बनना, टीयर, सलाइवा, आपकी ईयर वैक्स, वजाइनल सिक्रीशन, ये सारी चीज़ें। HCl का pH काफ़ी ज़्यादा लो है, इतनी लो पीएच, इतनी एसिडिक पीएच है 1.8 to 2.2 कि किसी भी बैक्टीरिया वायरल के ग्रोथ को ये रोक सकती है, मेजॉरिटी की, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी की। टीयर में भी आपको पता है एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, IgA, तो वो आपकी एंटी माइक्रोबियल काम कर रही है। सलाइवा, ईयर वैक्स क्या करती है, सलाइवा में भी आपको मिलता है एंटीबॉडी IgA। ईयर वैक्स ट्रैप करती है काफ़ी सारी पैथोजन को, हेलमेंट्स या कोई भी इंसेक्ट को भी करती है। वजाइनल सिक्रीशन, वजाइनल जो pH है वो भी डिमिनिश करता है एंट्री ऑफ एनी पैथोजन और उसको न्यूट्रलाइज भी कर देता है। ठीक है, फिर आता है सेल्यूलर। अब सेल का सिक्रीशन नहीं, सेल खुद जाके पैथोजन को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आपकी PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट का एक और नाम है और आप जानते हो वो नाम क्या है, वो है न्यूट्रोफिल। अगर आपको याद होगा कि न्यूट्रोफिल क्या था, वो एक तरह का आपका ग्रैन्युलोसाइट लिम्फोसाइट था, है ना। तो ये जो आपकी न्यूट्रोफिल है ये मैक्रोफैजिक एक्टिविटी शो करता है और वो जाके किसी भी पैथोजन को क्या करेगा, अपनी फैगोसाइटिक एक्टिविटी से किसी भी पैथोजेनिक सेल को, इन्फेक्टेड सेल को खा जाएगा। फैगोसाइटोसिस उस प्रोसेस को हम बोलते हैं। मोनोसाइट भी आपका एक तरह का लिम्फोसाइट है, लेकिन वो ए ग्रेन्यूलर लिम्फोसाइट है, सॉरी ल्यूकोसाइट है, आई एम सो सॉरी, ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट एंड ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो ये ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट भी एक तरह का फैगोसाइट ही है। आपके WBC, 5 तरह के WBC में से ये दोनों ही आपके फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं। मैक्रोफाज है। उसके अलावा नेचुरल किलर सेल। अब ये नेचुरल किलर सेल क्या है, ये भी WBC है, जैसे ये भी ल्यूकोसाइट, ये भी ल्यूकोसाइट, एक ग्रेन्यूलोन, ए ग्रेन्यूलो, और ये जो नेचुरल किलर सेल ये एक तरह का लिम्फोसाइट है। अब आप बोलोगे मैम हमने तो बस B एंड T लिम्फोसाइट पढ़ा था, हमने तो कभी नेचुरल किलर सेल लिम्फोसाइट नहीं पढ़ा था। तो है बेटा, ये भी एक तरह का आपका नेचुरल किलर सेल भी एक तरह का लिम्फोसाइट है। इसमें बस रिसेप्टर्स नहीं होते और इनकी एक्टिविटी थोड़ी अलग होती है। ये कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते, कोई भी लिम्फोसाइट हो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। इसकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का तरीका कैसा है, ये जाता है किसी भी पैथोजेनिक सेल को डिटेक्ट करेगा या फिर किसी भी इन्फेक्टेड सेल को डिटेक्ट करेगा, उसके सरफेस में जाके चिपकेगा, परफोरिन नाम का एक एजेंट रिलीज करेगा जिससे वो पैथोजेनिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगा। ठीक है, जिससे पानी एंटर होगा, पानी मतलब सेल, और सेल के बाहर क्या था, टिश्यू फ्लूइड, वो सारे फ्लूइड एंटर होंगे, सेल धीरे धीरे स्वेल अप होगा और बर्स्ट कर जाएगा। इस तरह से वो साइटोसिस कॉज कर रहा है, सेल को मार रहा है, सेल बर्स्टिंग, सेल लाइसिस कॉज कर रहा है, नॉट साइटोसिस, साइटोलाइसिस, गलती से साइटोसिस बोल दिया, साइटोलाइसिस। साइटोकाइन बैरियर आपका एक और है। अब साइटोकाइन बैरियर क्या है, साइटोकाइन बैरियर ये भी सेल ही कुछ चीजें सिक्रीट करती है, लेकिन ये चीजें डायरेक्टली नहीं पैथोजन को मार रही है ना। जैसे ये सिक्रीशन वगैरह डायरेक्टली पैथोजन को मार रही थी, यहाँ सेल खुद मार रहा था। यहाँ पे सेल के जो सिक्रीशन है वो एक केमिकल मैसेंजर है, वो बस मारने की एक मतलब एक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चिट्ठी लिख रहा है और आजू बाजू के सेल्स को भेज रहा है कि कोई भी सेल, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सेल है, इसको एक वायरस ने इन्फेक्ट किया, ये सेल इतनी मतलब क्या बोल सकते हो उसको, इतना सेल्फलेस है, वो सेल्फलेस मतलब इतना महान है, उसने सोचा यार मैं तो मरने ही वाला हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और मेरे आसपास के नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इंटरफेरॉन्स रिलीज करता हूँ। ये इंटरफेरॉन्स जाएंगे, केमिकल मैसेंजर है, ये आजू बाजू के सेल्स में जाके चिपक जाएंगे, उसको बोलेंगे आप एंटीवायरल चीज़ें रिलीज करो, एक वायरस आ रहा है, आपके दोस्त को इफेक्ट किया, उसने चिट्ठी भेजी है, आप तैयार हो जाइए। तो वो सेल खुद भी एंटीवायरल चीज़ें रिलीज कर रहा है, प्लस उसने इंटरफेरॉन रिलीज करके बाकियों को भी आगाह कर दिया। ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल व्हिच इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ केमिकल मैसेंजर। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये पैथोजन स्पेसिफिक है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप थ्रू आउट द लाइफ टाइम एक्वायर करते हो, है ना। कैसे एक्वायर करेंगे, सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी में आता है दे आर पैथोजन स्पेसिफिक। हर एक वायरस के लिए अलग अलग टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हर एक बैक्टीरिया के स्पीशीज के लिए अलग अलग, तो दे आर वेरी पैथोजन स्पेसिफिक। जैसे मोस्टली इसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, और जो वो एंटीबॉडी बना इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, उस पर्टिकुलर
पैथोजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनी है वो सिर्फ उसी पैथोजन को मारेगा। अगर चिकन पॉक्स का वायरस एंटर किया है, जो एंटीबॉडी आपके बॉडी में बनी है वैरिसेला जोस्टर वायरस के अगेंस्ट, वो स्मॉल पॉक्स के लिए काम नहीं करेगा, वेरियोला वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, वो है ना, वो काम करेगा अगेंस्ट ओनली चिकन पॉक्स वायरस। तो दैट इज योर पैथोजन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेस अ वास्ट वैरायटी ऑफ स्पीशीज, क्योंकि सबके लिए अलग अलग रिकॉग्नाइज करके बना रहे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वास्ट वैरायटी को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी रखता है, तभी वो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना सकता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, कौन सा खुद के बॉडी का सेल है, कौन सा फॉरेन सेल है, उसे वो पहचान जाता है। फॉरेन सेल ही पैथोजेनिक सेल वो मान के उसे अटैक करेगा। और पता है, जब ये एबिलिटी लूज हो जाती है ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तब जाके होता है आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस, सॉरी आपकी यस ऑटो इम्यून डिजीजेस तब होता है आपको। आई एम सो सॉरी, ठीक है, सही बोला था, गलती से मुझे लगा मैंने इम्यूनो डिफिशियंसी तो नहीं बोल दिया कहीं, ऑटो इम्यून डिजीजेस, जब ये एबिलिटी में कोई मेल फंक्शनिंग होती है। ठीक है, ओके, ये मेमोरी बेस्ड होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर वायरस या कोई भी बैक्टीरिया एंटर किया है और उसके अगेंस्ट उसने एंटीबॉडीज बनाई हैं, वो प्रोसेस थोड़ा स्लो है, पहले वो पहचानेगा फिर वो बनाएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान एक मेमोरी सेल्स भी बन जाती है, जो पहले तो शांत रहती है और रेडी रहती है कि दोबारा ये आएगा तो मैं इतना लॉन्ग प्रोसेस करूंगा ही नहीं कि अच्छा पहले पहचानो कौन सा स्पीशीज है फिर बनाओ एंटीबॉडीज, नहीं, मैं डायरेक्ट ही भेजूंगा और डायरेक्ट ही टी सेल को बोलूंगा भाई, सॉरी बी सेल को बोलूंगा इसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना, ये दोबारा आया है, तो इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा और फास्ट इंटेंस एक्टिविटी के साथ आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। इसीलिए ये मेमोरी बेस्ड में ये हम क्या देखते हैं, इट प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज। तो प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, सबसे पहले जब बॉडी में एक पैथोजन एंटर हुआ है तो आपका सबसे पहले बॉडी उसे डिटेक्ट करेगी कि अच्छा कोई पैथोजन है, और वो उस पर्टिकुलर स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट उसने एंटीबॉडी बनाई। जब तक ये बनी आपके बॉडी में आपको बुखार आया, आपको वो चिकन पॉक्स, सपोज चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स वाले वो सारे ब्लिस्टर्स आए, रैशेस आए, इचिंग, सारे सिम्टम्स दिखे, आप बीमार थे 7-8 दिन। तो ये जब आप बीमार थे तब आपकी बॉडी वही रिकॉग्नाइज कर रही थी, एंटीबॉडीज बना रही थी, फिर वो एंटीबॉडी मार मार के आप सारे पैथोजन को मार मार के आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब आपकी बॉडी में मेमोरी बन गया है। अब सपोज 5-6 साल, 10 साल या शायद 1 साल या 2 महीने बाद अगर वो सेम पैथोजन एंटर करने की कोशिश करे, मेमोरी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि शायद मेरे बॉडी में चिकन पॉक्स आया था। आपको हल्का सा या तो बुखार आएगा या वो भी नहीं आएगा, क्योंकि इतनी इंटेंस सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है वो, क्योंकि इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेगा, इमीडिएटली उतने सारे एंटीबॉडीज हाई अमाउंट में रिलीज करेगा जो उस पैथोजन को कोई डिजीज या सिम्टम कॉज करने से पहले ही खत्म कर देगा। इसीलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, और ये काफी इंटेंसिव रिस्पॉन्स होती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि कोई पैथोजन वो सेम वाली आई थी। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज थे। अब एंटीबॉडीज की जब हम बात कर रहे हैं तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन ना, और वो जो प्रोटीन है वो पैथोजन स्पेसिफिक प्रोटीन है, जैसे कि मैंने आपको बोला। और ये जो आपकी पैथोजन स्पेसिफिक प्रोटीन है, ये इसको हम H2L2 फॉर्मूला से यूजुअली लिखते हैं। मैंने क्या बोला, एंटीबॉडी एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन आपकी अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन कौन से एंटीजन के अगेंस्ट वो बनी है, लेकिन मोर और लेस उसका यही स्ट्रक्चर है, जिसमें आप 4 प्रोटीन के चेन्स देखेंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आप इसमें आपको नजर आएंगे। इसमें से 2 आपके हैवी चेन्स हैं और 2 आपके लाइट चेन्स हैं। ठीक है, तो हैवी चेन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि लॉन्ग, बहुत सारे अमाइनो एसिड का चेन है, लॉन्ग चेन है। ठीक है, और लाइट चेन में ऑब्वियसली अमाइनो एसिड्स कम है। ठीक है, लाइट चेन है, मॉलिक्यूलर वेट भी इसका कम ही होगा। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने यहाँ पे देखो NH3+ एंड COO- लिखा है हर एक चेन के फर्स्ट में एंड एंड में। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, मतलब अमाइनो एसिड का लॉन्ग एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन चेन है, तो उसका लेफ्ट एंड इज एन टर्मिनल क्योंकि NH3+ ग्रुप फ्री है, एंड द राइट एंड इज योर C टर्मिनल क्योंकि कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप फ्री है उसका। तो आप हर एक चेन में ये चीज देखोगे। अब ये सारे चेन ऐसे फ्रीली नहीं फ्लोट कर रहे, इन सबको अटैच किया हुआ है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ने। ये हैवी चेन को भी कनेक्ट किया हुआ है और लाइट एंड हैवी चेन को भी कनेक्ट किया हुआ है डाइसल्फाइड बॉन्ड ने। अगर आप चाहो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख भी देती हूँ दैट दीज आर, ये भी और ये भी, दीज आर
डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। नाउ अब ये जो एंटीबॉडी है ये बना किसी एंटीजन के अगेंस्ट है, अब उस एंटीजन के साथ उसे बाइंड करना है, उसे न्यूट्रलाइज करना है, तो उसकी बाइंडिंग साइट ये वाली बाइंडिंग साइट है, एक लाइट चेन और एक हैवी चेन, अगेन दूसरे साइड की एक लाइट चेन एक हैवी चेन मिलके बनाती है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इस एरिया को हम यूजुअली जहाँ पे बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं फैब फ्रैगमेंट। फैब मतलब वो फैब्यूलस वाला फैब नहीं, इट इज फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, दिस इज द फ्रैगमेंट विच बाइंड्स विद द एंटीजन। और ये है आपकी फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, ये जो नीचे वाला पार्ट है जहां पे कोई एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं है, ठीक है। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट जहां नहीं है, दैट पार्ट इज यूजुअली कॉल्ड एज फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, वो किसी सेल के ऊपर जाके बैठ जाती है, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, ये आपकी जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना, इसको हम लोग पैराटोप भी बोलते हैं, दोनों ही सेम है। तो किसी से भी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फोकस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। अब कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो कंपोनेंट्स हम देखते हैं, मतलब किस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क करती है, कैसे उन्होंने एंटीबॉडी बनाया एंटीजन स्पेसिफिक। तो सबसे पहले जब भी कोई भी आपका पैथोजन एंटर करेगा तो पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए आएगा हेल्प आपकी टी सेल, ठीक है, टी लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट कहां से आया या बी लिम्फोसाइट ये कहां से आया, तो देखो टी एंड बी लिम्फोसाइट दोनों ही ब्लड सेल है और हमें पता है दोनों ही, कोई भी ब्लड सेल हो बनता वो बोन मैरो में ही है। अब बोन मैरो में जो टी लिम्फोसाइट बना था, इमेच्योर टी लिम्फोसाइट जिसमें कोई रिसेप्टर्स नहीं थे, वो ट्रैवल करके गया कहाँ पे, थाइमस में। थाइमस में उसकी मैच्योरेशन हुई। मैच्योरेशन से आप क्या समझते हो, थाइमस इज बाय द वे इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। मैच्योरेशन मतलब बाय अटेनिंग रिसेप्टर्स ऑन देम, CD8 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये सारी रिसेप्टर्स उसमें लगेगी थाइमस में, और उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन भी होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी होता है, सेकेंडरी में भी। तो प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन इन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। डिफरेंशिएशन मतलब एक टी लिम्फोसाइट से अलग अलग टाइप के टी लिम्फोसाइट बने और उन टाइप्स का फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ, दैट इज प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लिकेशन होना। तो आपने देखा एक मेमोरी टी सेल बना है ना, सपोर्टर टी सेल बना, साइटोटॉक्सिक टी सेल बना, हेल्पर टी सेल। अब याद कर रखना कि ये चीज ऐसे ही नहीं बनती है, ये डिफरेंशिएशन ये तब होगी, देखो मेमोरी तो तब बनेगा ना जब कोई एक पैथोजन, सपोज चिकन पॉक्स एंटर किया है तो उसके स्पेसिफिक मेमोरी बनेगी ना, पहले से उसको क्या पता कौन आने वाला है, पहले से मेमोरी थोड़ी बना के रख देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन प्रोलिफरेशन तब होगा जब कोई पैथोजन एंटर करेगा। तो ये सारे मैच्योर टी लिम्फोसाइट जाके बैठे रहते हैं सेकेंडरी टी लिम्फोसाइट में कि कोई तो पैथोजन आए तब हम करें। सो दे आर वेटिंग फॉर पैथोजन देयर। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ही आपकी स्प्लीन, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेस, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, लिम्फ नोड्स, इन सारी जगह पे इंटरेक्शन होता है आपके मैच्योर टी लिम्फोसाइट, मैच्योर बी लिम्फोसाइट और पैथोजन का, ठीक है। अच्छा, बी लिम्फोसाइट भी वैसे ही बोन मैरो से बना था और वही वो मैच्योर होता है, इसीलिए बी नाम है उसका, ठीक है। यहाँ ये भी जाके वेट करता है सेकेंडरी लिम्फोसाइट में कि कोई तो पैथोजन आए तब मैं प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट करूँ। अब पैथोजन सपोज आया, जैसे ही पैथोजन आया ये डिफरेंशिएट कर गई टी और बी भी डिफरेंशिएट कर गई इनटू प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। मेमोरी किस चीज की, आपकी सपोज चिकन पॉक्स घुसा है उसकी मेमोरी, मेमोरी टी सेल किसकी, चिकन पॉक्स एंटर किया है उसकी, ठीक है। अब मेन काम होता है ये हेल्पर और साइटोटॉक्सिक का, अभी तक एंटीबॉडीज बना नहीं है। ये जो प्लाज्मा बी सेल है ये रेडी हो गया है कि मैं अब तो बनाऊंगा एंटीबॉडीज, लेकिन मुझे मेरे मालिक का हेल्प चाहिए। मालिक है उसका ये हेल्पर टी सेल, इसीलिए नाम हेल्पर है। ये हेल्पर टी सेल जाएगा और प्लाज्मा बी सेल से एंटीबॉडीज रिलीज करवाएगा, इसीलिए इसको हेल्पर टी सेल बोलते हैं। बिना टी सेल, हेल्पर टी सेल का एंटीबॉडीज नहीं बन सकता। और एड्स में क्या होता है पता है, एड्स का HIV वायरस इसी को ही अटैक करता है, इसको भी अटैक कर सकता है, मेनली आपके टी लिम्फोसाइट को अटैक करेगा। तो जिस वजह से ना रहा बांस और ना बजी बांसुरी, बांसुरी हियर इज द एंटीबॉडी प्रोडक्शन फ्रॉम बी लिम्फोसाइट, तो बनने ही नहीं देगा।
उसने पूरा इम्यूनिटी का गार्ड ऐसे डाउन कर दिया, ठीक है। एनीवे नॉर्मल केसेस में ये आपकी एंटीबॉडीज बनेगी और ये मेमोरी या बी सेल टी सेल रेडी है। दोबारा जब चिकन पॉक्स वायरस एंटर होगा वो इतना कुछ करेगा नहीं, अच्छा चिकन पॉक्स है चलो फिर एंटीबॉडी बनाए, नहीं, ये मेमोरी बी सेल फटाफट अपनी एंटीबॉडीज बनाएगी। अगर उतना काफ़ी है तो ठीक है, नहीं तो ये मेमोरी टी सेल भी फिर से एक और हेल्पर टी सेल बनाएगा कि जा भाई और कर और रिलीज कर एंटीबॉडीज, ठीक है। इसलिए ये सारी मेमोरी सेल्स बनती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेट्स सी नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें एक्टिव एंड पैसिव आपका आता है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जहां आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये जो आपने प्रोसेस पढ़ा ना, दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि बॉडी खुद एंटीबॉडी अपना प्रोड्यूस कर रही थी स्पेसिफिक टू दैट एंटीजन। तो जब चिकन पॉक्स वायरस आपके बॉडी में एंटर किया, आपने उस पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाया, दिस इज अ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। सी एंटीबॉडीज आर एक्टिवली प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट बॉडी। ये बहुत ड्यूरेबल है, इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, क्योंकि मेमोरी बनती है ना, इसीलिए ड्यूरेबल है, ठीक है, और इफेक्टिव है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज प्रेजेंट, ओके। तो नेचुरल में क्या आता है, जैसे इन्फेक्शन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी फॉर्मेशन लाइक चिकन पॉक्स में। आर्टिफिशियल एक्टिव भी होता है, जिसमें आपके बॉडी को हम फोर्स करते हैं पहले से कि एंटीबॉडी बना के रख भाई, वैक्सीनेशन के थ्रू, तो वो आर्टिफिशियल हो जाता है। आर्टिफिशियल जैसे वैक्सीनेशन, जैसे कि टाइफॉइड के लिए टैब वैक्सीन देते हैं, ठीक है, बीसीजी वैक्सीन देते हैं, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन उनका नाम है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। आपकी सेबिन वैक्सीन जो ओरल पोलियो है वो भी एक वैक्सीन है। ओरल पोलियो में क्या है, इनएक्ट आपकी एटेन्यूएटेड या वीकेंड पोलियो वायरस उसमें प्रेजेंट है, पोलियोमाइलाइटिस के लिए वो देते हैं। तो हम या तो वीकेंड या तो किल्ड बैक्टीरियम या वायरस या कोई उसका प्रोटीन पार्ट जो पैथोजेनिक है वो एंटर करा रहे हैं बॉडी में जबरदस्ती, पहले से ही हम प्रोटेक्शन के लिए पहले से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ना, वही काम कर रही है वैक्सीनेशन, ओके फाइन। अब आपकी पैसिव में क्या होती है, जिसमें आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडी नहीं बनाई है, ना नेचुरली ना आर्टिफिशियली, हमने रेडीमेड एंटीबॉडीज डाले हैं बॉडी में। अब ये रेडीमेड एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर्ड पैसिवली, ये शॉर्ट लिव्ड होगा, क्योंकि मेमोरी नहीं बनी ना, तो ये शॉर्ट लिव्ड होगा और काफ़ी लेस इफेक्टिव है। जब तक वो डोज, जितना डोज दिया है उतना ही वो काम करेगा। डोज का इफेक्ट गया, यू आर अगेन वल्नरेबल टू डिजीजेस, है ना, इन्फेक्शन, तो आपको फिर डोज लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह की जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसका इफेक्टिविटी काफ़ी कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेचुरली ले लें, नेचुरली जो हो रहा है, जैसे IgA का ट्रांसफर होना वाया मदर्स कोलोस्ट्रम, मदर्स मिल्क, कोलोस्ट्रम जो पार्चुरेशन के 2 या 3 दिन तक जो आपका रिलीज होता है, आफ्टर पार्चुरेशन जो मिल्क प्रोड्यूस होता है येलो कलर का, क्योंकि बीटा कैरोटीन है इसलिए येलो कलर है, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उसमें हाई लेवल ऑफ IgA है। तो मदर ने बनाया एंटीबॉडी और वो रेडीमेड एंटीबॉडी गया कहाँ पे, इन्फेंट के पास, या जो मदर के प्लेसेंटा, मदर के बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू जो IgG एंटीबॉडी जो जा रहा है, IgG एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटल बैरियर, ये भी रेडीमेड है ना, ठीक है। अब आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल आपकी पैसिव कैसी हुई, जैसे स्नेक वेनम। अब देखो स्नेक वेनम में क्यों, जरा हम स्नेक ने काटा, अब मैंने अगर सोचा नहीं नेचुरली बनाने देते ना एंटीबॉडीज, तब तक भगवान को प्यारे हो जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि उतना उसमें आपको फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए। जैसे चिकन पॉक्स, ये सब चीज़ों में आपको बुखार आ रहा है, स्कैब हुआ है, ब्लिस्टर हुआ है, पड़े हुए बेड में, उतना झेल लेती है बॉडी, लेकिन इसमें मिनटों में इफेक्ट होता है। एंड द पर्सन में डाई इफ वी वेट फॉर आवर ओन बॉडी टू क्रिएट एंटीबॉडीज। इसीलिए बनी बनाई एंटीबॉडीज हम डाल सकते हैं। स्नेक, एंटी स्नेक वेनम, एंटी टिटनस सीरम, इसलिए बोलते हैं टिटनस में आप वेट मत करो। जब तक आप वेट करोगे कि अच्छा क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी को पहचानने दो, बॉडी को बनाने दो, तब तक धनुष टंका खत्म। इससे बेटर है आप इंजेक्शन, इसीलिए बोला जाता है तुरंत इंजेक्शन लो, ओके चलो ओके। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं अब, क्योंकि अब इतने देर से हम देख रहे थे ना लिम्फॉइड ऑर्गन, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है ये दोनों, और हमने कुछ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में भी बोला। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर मेनली 2 तरह के होते हैं, ठीक है।
एक तो आपकी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो लिम्फोसाइट्स को बनाने में और उसके मैच्योरेशन में हेल्प कर रही है। बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? आपकी बोन मैरो। थाइमस बना नहीं रही है लेकिन मैच्योरेशन तो कर रही है ना, तो मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स हियर। और आपकी जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है। मैंने बोला ना मैच्योरेशन के बाद वो सारे जाके टी लिम्फोसाइट बैठे रहते हैं। कहाँ बैठे रहते हैं? स्प्लीन में, टॉन्सिल में, लिम्फ नोड्स में, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट, जो 50% ऑफ द टोटल जितनी भी आपकी बॉडी में ये सारे जो आपने देखे ना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इसमें से 50% तो मॉल्ट ही है। आपके गट एसोसिएटेड जितने भी म्यूकोसा मेम्ब्रेन आपके बॉडी में प्रेजेंट है, ब्रोंकस, BALT, ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो ब्रोंकाई का जो म्यूकोसा है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है ना, फिर आपके और भी कंजंक्टिवा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जहां जहां म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसीलिए बोला म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। फाइन। उसके अलावा पेयर्स पैचेस जो गट में ही पाए जाते हैं आपके इलियम में, है ना। तो यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं आपके ये सारे मैच्योर B एंड T लिम्फोसाइट। जैसे मैंने बताया, जब पैथोजन आया इसने डिटेक्ट किया, उससे स्पेसिफिक उसने मेमोरी T सेल, मेमोरी B सेल, प्लाज्मा B सेल, साइटोटॉक्सिक T सेल, हेल्पर T सेल, सप्रेसर T सेल सब बनाया। सप्रेसर T सेल का पता है काम क्या है? ये पहले कुछ नहीं काम करता, ये मजे देखता है कि हाँ भाई मार अच्छे से मार, अच्छे से मार, ठीक है। ग्राफ्टिंग हुई, उसने बोला भाई शांत हो जाओ, अपने आप को बचाने के लिए ही कोई किडनी आया हुआ है किसी और इंसान से, इसको मत मारो, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम तो किसी और की किडनी को क्या सोचेगी, क्या ये तो फॉरेन एजेंट है, मारो इसको पकड़ के। तो तब सप्रेसर T सेल बोलता है शांत हो जाओ भैया, अपने को ही बचाने के लिए आया है, ज्यादा दिखाओगे तो खुद फिर मर ही जाओगे, ना रहेगा इम्यूनिटी, ना रहेगा इंसान, ठीक है। तब वो सप्रेसर T सेल्स का काम आता है। तो उसको हम लोग इसीलिए सेल बोलते हैं ना, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम रिजेक्ट ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करता है। कैसे करता है? वही आपकी टी लिम्फोसाइट के थ्रू करता है। और क्योंकि ये सेल्स ने मिलके सब इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करा है, इसलिए सेल मीडिएटेड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडी बी सेल ने तो रिलीज किया, लेकिन एंटीबॉडी था कहाँ पे जा रिलीज कर रहा है? वो ब्लड में ना, सीरम में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी, ब्लड सीरम में, तो ब्लड में है, इसीलिए एंटीबॉडी या फिर ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ह्यूमर का मतलब ही आपका बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। एंटीबॉडी के थ्रू हम पैथोजन को अटैक कर रहे हैं, यहाँ हम सेल के थ्रू पैथोजन को अटैक करते हैं। साइटोटॉक्सिक T सेल डायरेक्टली जाके नेचुरल किलर सेल जैसा काम करता है। बताया था ना नेचुरल किलर सेल्स के बारे में आपको मैंने ओके। आगे बढ़ते हैं। अब एलर्जी क्या है? ये भी आपकी इम्यून रेस्पॉन्स है, बट ओवर एग्जैजरेट, जरूरत नहीं थी, बेकार का कर दिया, ठीक है। सो इट्स एन एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स टू इम्यून सिस्टम टू हार्मलेस एलर्जन। जैसे किसी को पीनट से एलर्जी है, पीनट हार्मफुल थोड़ी है, नहीं, लेकिन इन चीज़ों से एलर्जी इसीलिए क्योंकि बॉडी की सेल इसको डिटेक्ट करती है एज अ एंटीजन, एज अ फॉरेन एजेंट, इसीलिए। तो हाँ, पोलन जो आपकी फ्लावर्स की जो पोलन होती है, तो आपकी हार्मलेस एलर्जी जैसे डस्ट, पोलन, माइट्स, फूड आइटम्स एटसेट्रा, काफ़ी सारे फूड आइटम, ब्रोकली से इन्फेक्शन होता है लोगों को, क्रस्टेशिया जो शेल फिशेस होती है ना, क्रैब, आपके प्रॉन्स एटसेट्रा, इन सब चीज़ों से एंटीबॉडीज़ जो इसमें प्रोड्यूस होते हैं वो मेनली IgE टाइप। देखो आपके बॉडी में ना 5 तरह की एंटीबॉडीज़ है ना, अगर आप चाहो तो मैं भी ये छोटा सा पॉइंट लिख ही देती हूँ, आपके NCERT में ये है नहीं लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। IgG सबसे ज्यादा, ठीक है, ओके। फिर होता है आपका IgA, उसके बाद होता है आपका IgM, ठीक है। उसके बाद होता है IgD, ओके। उसके बाद होता है आपका IgE। ये 5 तरह की आपकी एंटीबॉडीज बॉडी में बनता है, अलग अलग टाइप के, डिपेंडिंग ऑन देयर शेप एंड कहाँ मिलता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट आपका होता है IgG, स्मॉलेस्ट है लेकिन न्यूमरस है। ये जो IgG है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट है बट न्यूमरस, साइज में छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा नंबर में है। ये जो आपकी IgM है ये लार्जेस्ट है, साइज में सबसे ज्यादा है क्योंकि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। मतलब समझ लो ये एक एंटीबॉडी है ना, ऐसे 4 और, मतलब टोटल 5, तो बहुत बड़ी पेंटामेरिक बोलते हैं उसको। IgA है ना वो डाइमेरिक है, ऐसे 2 एंटीबॉडीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, लेट्स सी हियर, ओके। नाउ एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स के वजह से जो बॉडी में बना है एंटीबॉडीज मेनली एलर्जी के लिए, वो IgE टाइप होता है। एलर्जिक रिएक्शंस आर ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामाइन
ये IgE ट्रिगर करती है आपके मास्ट सेल्स को या बेसोफिल्स को कि तुम हिस्टामाइन सेरोटोनिन रिलीज करो, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस शो करता है ना। हिस्टामाइन क्या करता है? हिस्टामाइन का काम है यूजुअली आपके वैजो डायलेशन, सेरोटोनिन वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन हमने पढ़ा। अब सिम्टम्स क्या है इसके? स्नीजिंग, रनी नोजेस, वाटरी आईज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एटसेट्रा। तो आपको पता है कि मोस्टली अगर हम एंटी हिस्टामाइन दे तो ये वैजोडाइलेटर था, तो ये एंटी हिस्टामाइन की एक्टिविटी को रोकेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और एलर्जी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एज्मा में हम देखते हैं इन्फ्लामेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो सांस ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो उस टाइम पे हम कोई डाइलेटर यूज करेंगे। तो इस केस में जो डाइलेटर है वो है एपिनेफ्रिन, वो उस एयर कॉन्स्ट्रिक्टरी पाथवे, उस एयर पाथवे के कॉन्स्ट्रिक्शन को हटा देगा ताकि फिर से हम ठीक से सांस ले पाए। तो एड्रेनलिन शॉट भी दिया जाता है या एपिनेफ्रिन। एंड स्टेरॉइड कैन क्विकली रिड्यूस द सिम्टम। स्टेरॉइड यहाँ पे आपकी कॉर्टिसोल के बारे में बात कर रहा है, कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी होता है ना, इस वजह से। वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया, जो आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, है ना। मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम कैसे, क्यों वैक्सीनेशन दिया था? ताकि फोर्सफुली बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाए, है ना। और जब एंटीबॉडीज बन रही है मतलब मेमोरी बन रहा है, मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल, तो उसके वजह से हमने वैक्सीनेशन लिया है कि जब फ्यूचर में ये इन्फेक्शन अंदर आए तो ये मेमोरी बी सेल जो वैक्सीनेशन की वजह से बनी थी वो आपको प्रोटेक्ट कर पाए। प्रिपरेशन, इनएक्टिव प्रिपरेशन ऑफ होगा यहाँ पे, एक छोटा सा ये लिख देती हूँ, प्रिपरेशन ऑफ क्या? कोई इनएक्टिवेटेड, दैट मीन्स किल्ड पैथोजन, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसको मार दिया गया है, वो किल्ड पैथोजन या वीकेंड, उसको मार के उसकी पैथोजेनिक एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया है हमने, इसीलिए वीकेंड या एटेन्यूएटेड बोल रहे हैं पैथोजन। और इट्स पैथोजेनिक प्रोटीन पार्ट, पूरे ऑर्गेनिज्म को ना डाल के उसका जो वो जीन है या जो प्रोटीन, सब जीन छोड़ो, प्रोटीन जो कॉज कर रहा था वो डिजीज, क्योंकि जीन ही तो कोड करेगी ना प्रोटीन के लिए, उस प्रोटीन को लाओ, उसको वीकेंड कर दो, उसकी एबिलिटी टू कॉज अब डिजीज कम कर दो या खत्म कर दो, और फिर उस प्रोटीन को डालो, है ना। अब देखो, अगर मार दिया है ऑर्गेनिज्म को और डाल रहे, तो क्यों फिर इफेक्ट होगा? मार दिया लेकिन फिर भी बॉडी को तो डाला ना ऑर्गेनिज्म के, तो वो फिर भी फॉरेन एजेंट ही है ना हमारे बॉडी के लिए, तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी ही, ठीक है। सो प्रोटीन पार्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, बॉडी क्या करता है? प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ठीक है, उस स्पेसिफिक उसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, बट डज नॉट कॉज एनी डिजीज। क्यों नहीं? क्योंकि हमने तो उसे वीकन कर दिया है या मार दिया है, या उसके पैथोजेनिक प्रोटीन को हमने वीकन करके डाला है, ठीक है। ओके, इफ द सेम पैथोजन एंटर्स फॉर द सेकेंड टाइम नेचुरली, अगर ये तो हमने वैक्सीनेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था ना, अब नेचुरली अगर वही पैथोजन जिसका मैंने वैक्सीनेशन लिया है वो अगर एंटर करता है, राइट, द मेमोरी ऑफ द वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्स एग्जिबिट इंटेंसिव इम्यून रिस्पॉन्सेस। मैंने बोला था ना सेकेंड टाइम इंटेंसिव, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको एंट्री हुई थी पैथोजन की, ठीक है, राइट, एंड न्यूट्रलाइजेस द पैथोजन बिफोर इट कैन कॉज एनी डिजीज। ओके, नाउ कुछ एक्टिव वैक्सीनेशन है, जैसे आपका वही पोलियो वैक्सीन जो है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसीलिए मैंने यहाँ पे OPV लिखा हुआ है फॉर पोलियोमाइलाइटिस। यहाँ पे हम लाइव या वीकेंड, लाइव का मतलब ये कि जिंदा वैसे का वैसे नहीं डाला है हमने, उसकी एबिलिटी, पैथोजेनिक एबिलिटी को सप्रेस करके ही बॉडी में ओरल पोलियो वैक्सीन डाला हुआ है। पहले ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं होता था, पहले इंजेक्टेड होती थी, उसमें हम किल्ड वायरस यूज़ करते थे, बस उसकी इफेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए ओरल पोलियो ज़्यादा एडमिनिस्टर किया जाता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन भी होता है, जैसे वही रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इन एंटी टिटेनस सीरम, है ना, वो भी आपकी, हमने रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डाले ना। कुछ ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जिसमें हमने पूरे के पूरे पैथोजन को या तो वीकन करके या किल करके या सपोज डाला, है ना, जैसे कि आपका जो BCG वैक्सीन है या टैब वैक्सीन है, उसे हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। पोलियो वैक्सीन है, ये सारे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है जिसमें हमने होल पैथोजन इज इंट्रोड्यूस्ड ईदर लाइव, दैट इज वीकेंड, और किल्ड, इनएक्टिवेटेड। सेकेंड जनरेशन प्रोटीन वैक्सीन में हम क्या करते हैं, होल ऑर्गेनिज्म को नहीं, सिर्फ उसके पैथोजेनिक प्रोटीन को डाल रहे हैं, ठीक है,
ओनली द प्रोटीन सब यूनिट इज इंट्रोड्यूस, जो प्रोटीन वो डिजीज कॉज कर रही थी। तो सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या होता है, दे आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट, जो नेचुरली नहीं, हम आर्टिफिशियली उसकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करके वो वैक्सीन बना रहे। तो डीएनए वैक्सीन्स, राइट, सो प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, स्पेशली जो आपकी हेप बी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए जो ईस्ट में हमने वो जीन डाल के वैक्सीन बनाया है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, बी वायरस, ठीक है। सो दैट इज योर थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ओके, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। नेक्स्ट है या लास्ट है आपके इस टॉपिक के अंदर, अभी तक चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, उसमें बचा हुआ है अभी बहुत सारे टॉपिक, दैट इज योर ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में मैंने क्या बोला था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर था कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता था कि कौन सा बॉडी का खुद का सेल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से ये जो एबिलिटी है, दे लूज दैट एबिलिटी, सो बॉडी लूजेस द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट नॉन सेल्फ फ्रॉम सेल्फ सेल्स। कुड बी ड्यू टू जेनेटिक एनोमलीज की वजह से, कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें आपकी बॉडी के खुद की एंटीबॉडीज अटैक्स द साइनोवियल मेम्ब्रेन सेल, जिससे साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड नहीं बन पाता है ना। तो क्या होगा, जो साइनोवियल कैविटी है वो धीरे धीरे श्रिंक करेगी। बोन्स तो यूज किए जा रहे हो ना आप, जॉइंट्स, तो बोन्स यूज हो रहे हैं, जॉइंट्स यूज हो रहा है, घस जाएगी, जिसकी वजह से आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट हो रहा है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज आपकी जो है, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, बीटा सेल्स, जो लैंगरहैंस के जो बीटा सेल्स है, उसको आपकी एंटीबॉडी सोचती है कि अरे ये तो फॉरेन एजेंट है, ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, गलती से, और मार देती है। तो जितने बीटा सेल्स गए, उतनी इंसुलिन भी तो कम हुई ना बॉडी में, तो वही हुआ, इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज ब्लड में घूमे जा रहा है, एंटर ही नहीं हो पा रहा है सेल में, ठीक है। ल्यूपस, जिसमें मल्टीपल बॉडी, मल्टीपल आपके ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, एंटीबॉडी आपके बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है, उसके सेल को मार के। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें माइलिन शीथ बनाने वाली सेल को ही मार देती है आपकी एंटीबॉडी जाके, ठीक है। ओके, तो ये आपकी थी ऑटो इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एड्स। तो एड्स क्या है, ये एक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है ये, ठीक है। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय HIV, ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, है ना, उसकी कॉजेटिव एजेंट। ये एक तरह का रेट्रोवायरस है, RNA कंटेनिंग वायरस है उसकी जीनोम में, और इसको डिटेक्ट किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कि ये वायरस जो है उसकी जीन प्रेजेंट है कि नहीं, तभी तो हम पता कर सकते हैं ना वो वायरल RNA है कि नहीं, एंड एलाइजा से भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम चेक करते हैं कि अगर आपके बॉडी से सीरम लिया जाता है और आपके बॉडी में वो पर्टिकुलर, और उस एलाइजा प्लेट में हम वो एंटीजन डालते हैं, अगर आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि HIV एंटर किया है तो वो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस करेगा, तो वो जाके चिपक जाएगी, कंफर्म हो जाएगी कि हाँ भैया है, ठीक है। अगर नहीं किया है तो ऑब्वियसली कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं आएगा, आप चाहे कितना भी एंटीजन डालो, एंटीबॉडी तो था ही नहीं, तो नहीं हो पाएगा। एक और कंफर्म टेस्ट हम करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जिसमें वही RNA को डिटेक्ट करते हैं हम, ठीक है। ये आपके NCERT में नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट है। जो सिम्टम्स है आपके एड्स के, मेनली फीवर, डायरिया, सडन वेट लॉस, अदर अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज सिम्टम्स, जिस वजह से हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है कॉमन कोल्ड हुआ हो सकता है कि कुछ और फंगल डिजीज हुआ हो हमें, क्योंकि एड्स का अपना कोई सिम्टम नहीं है, वो डिजीज ही नहीं कॉज कर रहा है, तो कैसे सिम्टम होगा। दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज के सिम्टम्स यूजुअली होते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, मेनली ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि बॉडी फ्लूइड इन एक्सचेंज हुई है यहाँ पे। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, अगर इन्फेक्टेड ब्लड हमने किसी और पर्सन में डोनेट ट्रांसफ्यूज किया तो उस वजह से हो सकता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, क्योंकि वहाँ भी बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है। फ्रॉम मदर टू फीटस, यस दिस वायरस कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। ओके, तो अब अगर हमने इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देखा तो हम क्या देखेंगे, ये आपकी एक रेट्रोवायरस है। द रेट्रोवायरस हैज अ नॉट डबल स्ट्रैंडेड, 2 single stranded RNA present है, they are not double stranded, there are 2 single stranded SS for single stranded RNA as their genome। उसके साथ साथ आपको कुछ प्रोटीन्स भी नजर आएंगी, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन कैप्सिड एंड फाइनली अ लिपिड बाइलेयर, और इस लिपिड बाइलेयर में आपको इस तरह के कुछ ग्लाइकोलिपिड
उसमें आपको स्पाइक्स दिखेंगे। दिस ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, नॉट लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स दो है, एक आपका 120 एक 40 भी है, बट हम 120 आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो वही पढ़ रहे हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स जो 120 है वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, उसकी रिसेप्टर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तभी एड्स हमें कर सकता है इन्फेक्ट, HIV। तो हमारे बॉडी में उसकी रिसेप्टर कौन है? CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर किसके ऊपर था? आपके मैक्रोफैज के ऊपर था, टी लिम्फोसाइट के ऊपर था। तो यहाँ या तो मैक्रो लिम्फोसाइट ले लीजिए या मैक्रोफैज ले लीजिए, दोनों में आपको CD4 रिसेप्टर दिखता है। एक और है सेल बॉडी में जिसमें CD4 रिसेप्टर है, वो है डेंड्राइटिक सेल। तो जैसे ही वो बाइंड करेगा, इमीडिएटली इस बाइंडिंग के बाद इमीडिएटली देयर इज फ्यूजन ऑफ द लिपिड बाइलर ऑफ द वायरस एंड लिपिड बाइलर ऑफ आवर ओन सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्यूजन के वजह से प्रोटीन कैप्सिड के साथ साथ ये दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी एंटर कर जाएगी हमारे साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन जो आपके इसके जो प्रोटीन ये थे, प्रोटीन कैप्सूल वगैरह, ये सारे डाइजेस्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। एंड जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था, इसके साथ साथ ये एंजाइम एसोसिएटेड विद द वायरल RNA, इट विल कॉज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये वायरल RNA से दो डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA बनाएगा। ये वायरल DNA एंटर करेगा हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और वहां पे जो हमारी वायरल DNA थी, हमारी जो DNA थी, होस्ट DNA नॉट वायरल DNA, उसके साथ वो इंटीग्रेस के हेल्प से, एक और एंजाइम होता है इंटीग्रेस नाम का, उस इंटीग्रेस एंजाइम के मदद से एक और एंजाइम यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है। एक और एंजाइम है, इसका नाम है इंटीग्रेस, ठीक है। ये इंटीग्रेस ही है जो इंटीग्रेट करता है वायरल DNA को होस्ट DNA के साथ, तो यहाँ पे वो इंटीग्रेस ही हेल्प करेगा, ठीक है, इंटीग्रेस। फाइन। अब जैसे ही वो हमारे DNA के साथ इंटीग्रेट कर गया, मतलब यहाँ पे उसने नेचुरली रिकॉम्बिनेंट DNA बना दिया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इट्स गोना एक्सप्रेस द जीन नाउ, तो ये ट्रांसक्रिप्शन करके नया वायरल RNA बनाएगा, वो वायरल RNA ट्रांसलेशन करके अपने सारे प्रोटीन बना लेगा, इंटीग्रेस, आपकी RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एटसेट्रा, फिर और प्रोटीन ट्रांसलेट करेगा जिससे ये प्रोटीन कैप्सिड बन जाएगा, है ना। ये प्रोटीन कैप्सिड बना है, प्रोटीन कैप्सिड के बाद और क्या बनेगा? ऑफ कोर्स ये पूरा लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन फिर से हमारे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलियर को बोरो करके ये नया एक वायरस बनेगा, एंड इट इज नाउ रेडी टू इन्फेक्ट अ न्यू सेल। दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब कुछ ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज कर सकते हैं, है ना, जो आपको इट वोंट क्योर एड्स, लेकिन इट कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ओके, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर यूज्ड टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ HIV इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कि एजिडोथाइमिडिन, उसको हम ज़ाइडोब्यूडिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? आपकी एजिडोथाइमिडिन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। तो वायरस एंटर तो किया, अब ये वायरल RNA वायरल DNA ही नहीं बन पा रहा है, बन ही नहीं पा रहा, तो इनकॉर्पोरेट कैसे करेगा अपने आप को, ठीक है। फिर आपकी नेविरैपिन होता है, फ्यूजियन होता है, फ्यूजियन इस फ्यूजन को ही रोक देता है, CD4 रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करने देता है उस GP120 को। तो दिस इज अबाउट योर एड्स। नेक्स्ट है आपका कैंसर। कैंसर ऑफ कोर्स इसमें हम क्या देखते हैं? अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल। अब नॉर्मली हर एक सेल आपके बॉडी में माइटोटिक डिवीजन करके इंक्रीज करते हैं अपना नंबर, लेकिन ये जो आपको कैंसर दिखता है, कैंसर के जो सेल है दे हैव लॉस्ट दैट प्रॉपर्टी। दे हैव लॉस्ट दैट प्रॉपर्टी कैसे? ऑफ कोर्स कुछ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, ओके। तो टाइप्स में हम क्या देख सकते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, जैसे कि लिम्फोमा विच इज द कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट, है ना, जो आपके लिम्फोसाइटिक सेल्स है उनका कैंसर। सार्कोमा इज द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड रिलेटेड, ब्लड वेसल रिलेटेड, आपकी बोन्स रिलेटेड जितनी भी कैंसर है, दोज आर ऑल योर सार्कोमा। कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइक स्किन कैंसर, लंग कैंसर, वजाइनल कैंसर्स एटसेट्रा। सर्वाइकल कैंसर, मोस्टली नॉट वजाइनल, सर्वाइकल कैंसर एटसेट्रा। तो अब मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन, कैसे ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ, क्यों वो अनकंट्रोल्ड या एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपके बॉडी में जो भी नॉर्मल सेल है जिनको माइटोटिक डिवीजन से 1 से 2 सेल बनाना है, 2 से 4 बनानी है, ये यूजुअली कंट्रोल करता है आपके बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स,
ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स आपके नॉर्मल सेल को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है, माइटोटिक डिवीजन के लिए हेल्प करता है, लेकिन ये एक नॉर्मल सेल डिवीजन होती है और वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को ये जीन फॉलो करती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब सपोज आपके स्किन एपिथेलियम को मल्टीप्लाई करना है, तो स्किन एपिथेलियम मल्टीप्लाई करती जाएगी, कोई रोक टोक नहीं है, नहीं, उसके नीचे आपके कनेक्टिव टिश्यू है, तो उधर तक वो बस उसी एरिया को कभी इन्वेड नहीं करेगी। आप कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू को वो अपने एरिया में ही डिवाइड करेगी, जैसे देखेगी भर गया है जगह वो स्टॉप हो जाएगी, इट वोंट इन्वेड अदर टिश्यूज, तो इसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन अगर इसी प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कोई म्यूटेशन हुआ, कोई ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन फॉलो नहीं करती है। ये क्या करेगी, ये इस नॉर्मल से एबनॉर्मल ग्रोथ अब बना रही है, इतने सारे सेल बन गए, इस नए डेवलपमेंट ऑफ इतने सारे गुच्छों में जो सेल बने हैं, क्लस्टर ऑफ सेल, इसी को हम ट्यूमरस ग्रोथ बोलते हैं। अब एक और जीन आपके बॉडी में प्रेजेंट है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन यूजुअली कंट्रोल करती है, देखो नाम में ही है ट्यूमर सप्रेसर, कंट्रोल कर सकती है एनी एक्स्ट्रा सेल डिवीजन जो ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को रोक के ये काम कर सकती है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट ऑन्कोजीन्स के ऊपर नहीं होता है। ऑन्कोजीन्स को वो रोक नहीं सकता उसके एबनॉर्मल सेल डिवीजन कराने से, तभी जाके इतनी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। अब इमेजिन करते हैं ये एबनॉर्मल ग्रोथ एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ है, स्किन में हुआ है, प्राइमरी ग्रोथ है, वो प्राइमरी ट्यूमर है ना, और ये बिनाइन है, ये कहीं फैल नहीं रहा है, ये एक ही अपने जगह पे कन्फाइंड है। लेकिन अगर इसमें से इनकी कैंसरस प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई कि कुछ सेल यहाँ से निकल के स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल है वहाँ एंटर कर गया, और ब्लड वेसल से वो ट्रांसपोर्ट होते हुए किसी दूसरे ऑर्गन के पास चला गया। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको हम मेटास्टासिस बोलते हैं। मेजरली जितने भी मेटास्टेसाइज्ड आपके कैंसर अगर किसी का भी हो रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। ओके, तो मेटास्टेसाइज हो गया एंड दैट कैंसरस सेल विल गो एंड गेट सेटल्ड इन अनदर ऑर्गन, इट विल इन्वेड अदर ऑर्गन्स एंड न्यू ट्यूमर्स ग्रोथ विल अकर। ठीक है, और वो न्यू ट्यूमर्स ग्रोथ को ही हम सेकेंडरी ग्रोथ बोल सकते हैं, सेकेंडरी ट्यूमर बोल सकते हैं, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बेनाइन ट्यूमर था आपका, दिस इज योर मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, जो मेटास्टासिस शो कर रहे हैं, बेनाइन ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू इट्स स्पेस। अब कॉजेस क्या है, किसने जेनेटिक म्यूटेशन किया था, तो मेनली जेनेटिक म्यूटेशन आपकी केमिकल कार्सिनोजन की वजह से हो सकती है, जो हमें टोबैको स्मोक्स में दिखता है, टार, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, कैडमियम, ये सारे आपके कुछ कार्सिनोजेंस है जो मिलता है वो टोबैको स्मोक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कुछ फिजिकल कार्सिनोजन जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज एक्सेट्रा। तो लॉन्ग टर्म जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं दे हैव टू वेयर certain kind of protective covering, वरना they can also suffer from, they are exposed to carcinogen on a daily basis। ठीक है, ओके, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी है, यूवी रेडिएशन, तो स्किन कैंसर उस वजह से ही हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आस्क यू टू वेयर 50 SPF वाला जो सनस्क्रीन है। आपको 50 के ऊपर ऐसा नहीं है कि 60, चलो ना 70 लगाऊंगा तो और प्रोटेक्शन मिलेगा, नहीं, 50 ही, एंड जो प्रोटेक्शन दे सकता है वो 50 तक ही दे सकता है। 50 के अब चाहे आप 60, 70, 80, 90, 100 भी लगा लो, या जो झूठ बोल के बेच रहे हैं वो उतना ही इफेक्ट देगा, 50 वाला ही, एंड 50 इज दी आइडियल, उसके ऊपर कोई और इफेक्ट नहीं है। लेयर कितना भी लेयर लगा लो, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है, वो 50 इज गिविंग यू द अटमोस्ट एंड द परफेक्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, हर एक चीज़ का ना साइंस होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जो डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उसका भी थोड़ा अगर बैकग्राउंड समझ में आ जाए, समझ ले, तभी ना जाके हम ट्रू साइंस स्टूडेंट्स बने हैं। ठीक है, ओके, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन की अगर हम बात करें तो कुछ वायरसेस है, ऑन्को वायरस बोलते हैं, जैसे एप्स्टीन बार वायरस जो बर्किट्स लिम्फोमा कॉज करती है। ठीक है, ये एप्स्टीन बार वायरस क्या करता है, इट कॉजेस बर्किट्स लिम्फोमा। ठीक है, बर्किट्स लिम्फोमा कॉज करती है, ये एक तरह का आपका लिम्फोसाइट्स का कैंसर है। एक मिनट, डन, ओके।
अब डायग्नोस कैसे किया जाए कि हुआ है कैंसर, कैसे पता चलेगा? तो डायग्नोसिस के लिए यूजुअली हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हम करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में आप बायोप्सी भी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ही है। आप एक पार्ट और पीस ऑफ टिश्यू निकाल लेते हैं हम, वो थोड़ा इन्वेसिव प्रोसेस है बायोप्सी, और उसका हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू कर रहे हैं कि कैंसरस ग्रोथ है या नहीं है, मेटास्टैसिस हुआ है या नहीं है। ब्लड एंड बोन मैरो का भी हम लोग ब्लड लेके या बोन मैरो में, और WBC काउंट हम गिनते हैं कि ज़्यादा WBC है या नहीं है, ठीक है। इस तरह के हम हिस्टो स्टडी या टिश्यू स्टडी ऑफ टिश्यू कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है। एक्सरेज के थ्रू हमें पता चलेगा, बट एक्सरेज यूजुअली आपकी क्या बोलते पोजिशनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन दिखाता है, नॉट द विसरल ऑर्गन्स को नहीं दिखा पाता एक्सरे ज़्यादा, राइट। तो उसके लिए हम थोड़ा कंप्यूटेड टोमोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, हम MRIs कर सकते हैं विसरल ऑर्गन को देखने के लिए, और फिजियोलॉजिकल स्टडी अगर करना है तो हम पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कर सकते हैं, दैट इज योर पेट, ठीक है, पेट स्कैन। इसके अलावा हम लोग प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें ये एंटीजन टेस्ट है जिसके थ्रू हम टेस्ट करते हैं कि प्रोस्टेट कॉजिंग कैंसर के एंटीजन्स प्रेजेंट है या नहीं है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डाल के भी, इसको हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट यूजुअली बोलते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ कैंसर कॉजिंग जीन्स, जैसे कि ये जो कुछ जीन्स है आपकी BRCA1, BRCA1, ठीक है, एंड BRCA2, इस तरह की कुछ जीन्स है जो मेनली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। अगर मदर को है तो ये जीन ज़रूर बेटी में गया हुआ होगा, एंड इफ़ इट इज़ ट्रिगर्ड तो वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकती है, ठीक है। जैसे एंजेलिना जोली का बिफोर द कैंसर शी रिमूव्ड, शी वेंट ऑन फॉर मैमेक्टोमी, because she was carrying these genes and they were almost getting activated, ठीक है, ओके। पैप्समियर की बात करें तो पैप्समियर में भी वजाइनल स्मियर या सर्वाइकल टिश्यू का थोड़ा सा टिश्यू पार्ट लेके या उसका फ्लूइड लेके टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए वी हैव सर्जरी, ईदर रिमूव द कंप्लीट ऑर्गन, अगर मेटास्टैसिस नहीं हुआ है तो, मेटास्टैसिस हो चुका है तो हम सर्जरी नहीं कर सकते, और अगर ब्लड कैंसर है तो आप ब्लड को कैसे सर्जरी से रिमूव करोगे, नहीं कर सकते आप, है ना। रेडियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रेडियो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आइसोटोप और कोबाल्ट का 60 रेडियो आइसोटोप यूज़ किया जाता है। मेनली रेडियोथेरेपी कैसे ट्रीटमेंट देती है पता है, ये रेडियो आइसोटोप जाके ढूंढती है कि कौन सा सेल फास्ट माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। नॉर्मल बॉडी सेल तो नॉर्मल रेट में करेगा ना, जो फास्ट रैपिड कर रहा है वो कैंसरस सेल है, उसे डिटेक्ट करेगा, वो किल करेगा, ठीक है। कीमोथेरेपी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी हम विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये सारी चीज़ें, ये कुछ आपके नेचुरल ड्रग्स है जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं आपके कैथेरेंथियस रोजियस प्लांट से। एक वीड है ये, ठीक है, एक वीड प्लांट है। वीड मतलब जो घास फूस होता है, नॉन यूजफुल जो प्लांट्स है, उस प्लांट से ये विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, दो तरह की ड्रग्स एक्सट्रैक्ट की गई है। और ये ड्रग पता है कैसे आपको आपके कैंसर को रोकता है? मेनली इट इनहिबिट्स द माइटोसिस इन ट्यूमर सेल, जो एनाफेज को ही रोक देता है। ये नो एनाफेज तो कोई आपका टेलोफेज भी नहीं होगा, राइट। तो डिवीजन ही कंप्लीट नहीं हुआ, माइटोटिक डिवीजन को रोक देता है, तो कैंसरस सेल के ग्रोथ को रोकता है आपकी कीमोथेरेपी के वजह से। इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं, जिसमें अल्फा इंटरफेरॉन्स यूज कर सकते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या करेगा आपके बॉडी में, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करता है ये मेनली। अगर आप चाहो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट जनरेट्स इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, छोटा सा यहाँ लिख देती हूँ, जनरेट्स इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। ये थी आपकी कैंसर की कुछ ट्रीटमेंट्स। लास्ट में आता है आपका ड्रग। तो ड्रग मेनली आपको मैंने क्लास में भी बताया था एक बार कि ड्रग जो वर्ड है वो आया है डॉर्ग से। डॉर्ग का मतलब होता है ड्राइड हर्ब्स, जो मोस्टली आपके मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी ड्रग को। ड्रग इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड। हमारे नेगेटिव यूज़ के वजह से ना, अब्यूज़ के वजह से ना उस वर्ड को एक टैबू लग गया कि ओ ड्रग बोला इज समथिंग रॉन्ग। ड्रग इज़ अ मेडिसिन, ड्राइड हर्ब्स। उसको अब्यूज़ करने का मतलब क्या है? अननेसेसरीली अगर उसको लिया जा रहा है बिना प्रेस्क्रिप्शन को के, या बॉडी को ज़रूरत नहीं है तब भी वो लिया जा रहा है, कंज्यूम, दैट इज़ ड्रग अब्यूज़, ठीक है।
ओके तो 3 टाइप के आपके मेनली ड्रग्स होते हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड, जिसको हम कोक या कोकेन भी बोलते हैं। ओपियोइड्स का जो रिसेप्टर है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। सबका ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ ना कुछ लेना देना है, लेकिन इसका अकेले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी रिसेप्टर होता है ओपियोइड्स का। ये सीएनएस डिप्रेसेंट है, मतलब आपके सीएनएस के एक्टिविटी को लो डाउन कर देता है। दिस इज अ सीएनएस डिप्रेसेंट, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम किससे, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। ठीक है, पॉपी प्लांट दैट इज पैपावर सोमनीफेरम का जो फ्लूइड है, लेटेक्स है, दूध मिल्की जो फ्लूइड है उससे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको सुखा के। इट यूजुअली एक्ट एज अ पेन किलर, ये एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, तभी तो हम इसे डिप्रेसेंट बोल रहे हैं ना, सीएनएस एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहा है, लो आउट कर रहा है। मोस्टली इस एनाल्जेसिक यूज्ड फॉर सर्जरी के लिए यूज किया जाता है, बट अगेन बिकॉज लोगों ने इसे अब्यूज क्यों किया है, बिकॉज दे वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। ओके, यू कैन नेवर एस्केप फ्रॉम अ रियलिटी, हैव टू फाइट विद द रियलिटी, है ना, जितना फाइट करोगे उतने स्ट्रांग बनोगे। ठीक है, ओके तो मॉर्फिन भी इसका प्योर फॉर्म है, ठीक है, और उसका डाई एसिटाइलेशन करके हम इसके सिंथेटिक फॉर्म्स डिराइव कर सकते हैं, जैसे हीरोइन एंड स्मैक। ओके, नेक्स्ट आपके कैनाबिनॉइड्स है जिसके रिसेप्टर्स ब्रेन में प्रेजेंट है, और ये सीएनएस स्टिम्युलेंट है, हाइपर एक्टिव करता है सीएनएस को, एफेक्ट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हेवी हार्ट बीट एंड ऑल, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनफ्लोरोसेंस, उसके फ्लावर लीव्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किसके फ्लावर एंड लीव्स से, कैनबिस सटाइवा प्लांट। इसके कुछ फॉर्म्स है जैसे कि मारिवाना, हाशीश, चरस एंड गांजा। ठीक है, नेक्स्ट फॉलोड बाय वी हैव कोका अल्कलॉइड जिसे हम कोकेन बोलते हैं। ये भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, रिसेप्टर इसका नहीं प्रेजेंट है। ये काम कैसे करता है, इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन रिलीज हुआ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में अब वो जाना चाहिए, तो ये रोक देता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में इसका जो रिसेप्टर उसको ढक देता है जाके कोकेन। तो अब डोपामाइन पूरा सारे के सारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इकट्ठे हो चुके हैं, जा नहीं रहा है वो। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ कोर्स ट्रिगर नहीं कर पा रहा है न्यूरॉन को, नेक्स्ट न्यूरॉन को। तो सीएनएस स्टिम्युलेंट है, प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया, तो एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर और ये सब यूजुअली पहुंचे जा रहे, अपनी एक्टिविटी कर रहे, और यूजुअली ना एक रिवॉर्डिंग इफेक्ट देता है ना, रिवॉर्डिंग इफेक्ट देता है, सबसे ज़्यादा लत इसी की लगती है, इसीलिए तो इट प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ यूफोरिया, है ना, अलग ही खुशी, अलग ही एक्साइटमेंट, एक फॉल्स हैप्पीनेस। ठीक है, ओके, इंक्रीज एनर्जी, एक्सेसिव डोसेज, और ये इंक्रीज एनर्जी के वजह से है, ये रिवॉर्डिंग इफेक्ट की वजह से ना स्पोर्ट्स पर्सन इसको ज़्यादा अब्यूज करते हैं। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स आर मोस्टली अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये जो इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज स्टैमिना, उस वजह से, बट ये फॉल्स है। ठीक है, ओके, सेंस ऑफ यूफोरिया, एक्सेसिव डोसेज कॉजेस हेल्यूसिनेशन ऑल्सो। ठीक है, एंड कुछ और भी आपके हेल्यूसिनेटिंग एजेंट्स है जिसके बारे में बात करूंगी, लेकिन फिलहाल जो कोका अल्कलॉइड है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट कॉल्ड एज एरिथ्रोजाइलम कोका। कुछ और हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं कुछ और प्लांट्स में, जैसे कि डट्यूरा में, आपकी एट्रोपा बेलाडोना में भी, डट्यूरा धतूरा उसको यूजुअली हिंदी में बोलते हैं हम, एट्रोपा बेलाडोना भी एक प्लांट है जिसमें से हेल्यूसिनिक एजेंट्स हमें मिलता है। अब ड्रग अब्यूज करते यूजुअली किस वजह से कर रहे हैं, क्या जरूरत है अब्यूज करने की, तो कॉजेस है मेनली क्यूरियोसिटी, देखते हैं क्या है, एडवेंचर चाहिए, पीपल डजंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रियल एडवेंचर। आपका एक एक दिन एडवेंचर से भरा हुआ होता है, आपको पता है, आपको खुद जाके अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट एडवेंचर, दैट इज स्टुपिडिटी, हाई स्टुपिडिटी। आपको इतनी मुश्किल से इंसान की एक बढ़िया जिंदगी मिली है, वो भगवान ने दिया ही आपको इसीलिए है, जो भी ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, किसी भी धर्म का ऊपर वाला हो, वो बैठा हुआ है आपको इंसान की जिंदगी इसीलिए दिया है ताकि आपका सबसे ज्यादा एडवेंचरस जिंदगी है वो इंसान की जिंदगी, हर एक लाइफ एडवेंचर से भरा हुआ है। आपका जो डेली डे टू डे रूटीन है वो वही देख रहा है कि आप कैसे कोप कर रहे हो, कैसे आपने कर्म कर रहे हो, दैट्स व्हाट एडवेंचर इज। आपको जबरदस्ती स्टुपिडिटी करके एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट एडवेंचर। वो करके आप अपने आप को तो दिक्कत दे ही रहे हो, आप अपने लव्ड वंस को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं या जो आपके शुभ चिंतक हैं, आप उनको दिक्कत दे रहे हो। सो एनीबडी हु इज अब्यूजिंग ड्रग इज द मोस्ट सेल्फिश पर्सन ऑन अर्थ।
सबसे सेल्फिश वही लोग होते हैं, अपने लिए सबको तकलीफ दे रहे हैं वो, ठीक है। क्यूरियोसिटी के लिए, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया, एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, एक्सपेरिमेंटेशन एटसेट्रा। आई नो मैं कभी कभी बहुत भावुक हो जाती हूँ जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाती हूँ, बिकॉज मैंने खुद कैंपेनिंग किया हुआ है इसका, बहुत मैंने कैंपेनिंग किया है मैं, क्योंकि मैं वॉलंटियर बनती थी इन सब कैंपेन्स में। आई हैव डेल्ट विथ सो मैनी पीपल, आई कांट इवन टेल यू, इट्स सो डिफिकल्ट टू सी देम। मतलब मैं तो खून का रिश्ता है नहीं उनके साथ, बट मुझे रोना आ जाता था उनकी हालत देख के, एंड इट इज़ सो, मतलब आई वॉन्टेड टू हेल्प देम, इसीलिए मैंने काउंसलिंग वगैरह मैं उनकी करती थी, बट मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, लेकिन तब भी रुकती नहीं थी, बिकॉज आई नो दे नीडेड हेल्प, नॉट ओनली फ्रॉम मी, मेरे से भी बड़े बड़े लोग वहाँ पे आके बैठे हुए, मैं तो जस्ट अभी सीख रही हूँ इन चीज़ों को। एनीवे, अब हम वार्निंग साइंस कैसे देखें? कॉज तो ये है, अब इसने कर तो लिया बेवकूफ़ी से, हमें कैसे पता चलेगा जो हम शुभ चिंतक है, माँ बाप या भाई बहन या दोस्त या टीचर्स, की ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंसेस ऑब्वियस सी बात है ना, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी और वॉट एवर उसका जो डे टू डे एक्टिविटी है उस हिसाब में, डिप्रेशन एंड फटीग एट्सेट्रा। ओके, क्योंकि मैंने बोला ना ये सब फॉल्स एक्साइटमेंट, फॉल्स एनर्जी बाद में तो ड्रेन आउट होना ही है और बुरी तरीके से होना है, तो डिप्रेशन, फटीग। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अवॉइड अननेसेसरी पीयर प्रेशर, उसके बेटे ने किया था तुमको भी करना पड़ेगा, अरे वो आगे बढ़ रहा है मुझे भी करना पड़ेगा, नो, यू हैव अ डिफरेंट कैपेबिलिटी, आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम कीजिए, वो और आप अलग है। डार्विन ने बोला था ना वेरिएशन है, तो वेरिएशन है, आप दो अलग अलग वेरिएंट हो, सिमिलैरिटी आप में कुछ नहीं है, मतलब कोई सेम ऑर्गेनिज्म, सॉरी सेम आप नहीं हो, वैरायटी है, वेरिएशन है, तो आप अपने वैरायटी के अकॉर्डिंग काम करोगे, वो नेचुरली करोगे, आपका जीनोटाइप वैसे बना हुआ है, उसको करने दो जो कर रहा है। योर कंपटीशन शुड ओनली बी विथ योर सेल्फ, नॉट विथ अदर्स। खुद से, खुद जो पिछले दिन आपने जो परफॉर्म किया था आज उससे बेटर करूंगा, अपने आप से कंपीट कर करके आगे बढ़ो, ठीक है। अननेसेसरीली पीयर प्रेशर में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। पीयर प्रेशर सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही नहीं, वो ले रहा है वो तो बड़ा कूल है, मैं भी लूंगा तो मैं भी कूल दिखूंगा, ये भी एक तरह का पीयर प्रेशर है, इट्स नॉट कूल, आप सचमुच के स्टूपिड ही लग रहे हो, ठीक है। ओके, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग द चाइल्ड टू फेस चैलेंजेस, मैंने बोला क्योंकि रियलिटी से भागने के लिए मोस्टली ड्रग अब्यूज करते हैं, तो अगर पेरेंट्स या टीचर्स या भाई बहन या अपने जो लव्ड वंस है वो अगर थोड़ा उनको काउंसल करे, इन सब चीज़ों के बारे में बताए, खुद के लाइफ के हिस्ट्री भी बताए कि देख बेटा ऐसा हमारे साथ भी इतनी मुसीबतें आई है लेकिन हमने भी झेला है, इस तरह की चीज़ें अगर हम समझे कि झेलने के बाद ही आपको मिलेगी क्या, जीत, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे तब जाके जीत मिलेगी, तो फिर आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा आपके डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेसेस एंड टू एक्सेप्ट फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दे दिया ना मैंने इसमें, मैं बोली ना मैं वॉलंटियरशिप करती हूँ इसमें, मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, आई स्टिल गो टू दीज कैंपेन्स एंड कैंप्स, तो आई नो अ लॉट ऑफ डील अबाउट इट, ओके। एनीवे, तो सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, तो साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से भी हम हेल्प ले सकते हैं। कुछ और भी सिंथेटिक ड्रग्स हैं क्योंकि उनको आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, मतलब यू नो वी कैन डिराइव इट फ्रॉम दोज ड्रग्स, जैसे कि आपके एम्फेटामाइंस, बारबीच्यूरेट्स, सॉरी अरे मैंने दो बार लिख दिया क्या, एम्फेटामाइंस एंड बारबीच्यूरेट्स, ओ नहीं मैंने अलग लिखा है, एम्फेटामाइंस एंड बारबीच्यूरेट्स। जो एम्फेटामाइंस है बेटा वो आपका एक सेडेटिव ड्रग है, ये एक छोटी सी यहाँ पे ना मैंने गलत चीज लिखी है, ये होगा आपका बेंजोडाइज़ेपिन, ठीक है, गलती से दो बार मैंने एम्फेटामाइंस लिख दिया, तो कोई बात नहीं, मैं अभी ये इसको करेक्ट कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। बेंजोडाइज़ेपिन, ओके, जो ट्रैंक्विलाइजर है एक तरह का, ओके, ये है बेंजोडाइज़ेपिन्स, ओके, बेंजोडाइज़ेपिन्स एटसेट्रा, ये आपके कुछ सिंथेटिक ड्रग्स हैं, एंड दीज ड्रग्स एक्चुअली एक्ट एज अ साइकोटिक ड्रग, ये सारे आपके साइकोटिक ड्रग्स है जितने भी ये है, दीज आर ऑल साइकोटिक ड्रग्स, ओके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइकोटिक ड्रग्स,
ओके जैसे कि ये जो आपकी एम्फेटामाइंस है, बार्बिट्यूरेट्स है, बार्बिट्यूरेट स्पेशली इज अ हिप्नोटिक ड्रग, ठीक है, ये स्लीप इंड्यूस करती है और इंसोमनिया या फिर जो स्लीप प्रॉब्लम्स है उसको डील करने के लिए, उससे जूझने के लिए यूज़ किया जाता है। बार्बिट्यूरेट्स आपको मैंने बताया हिप्नोटिक ड्रग्स, बेंजोडाइजेपिन आपके सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग है वो भी, ठीक है, एंड आर ऑल्सो अब्यूज्ड विच आर जनरली नॉर्मली दे आर सपोज टू बी यूज टू कोप विथ मेंटल इलनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमनिया, जो नींद की दिक्कत होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। कैंसर भी हमने पढ़ लिया, इम्यूनिटी देख ली हमने एड्स के बारे में डिस्कस कर लिया और डिजीजेस के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये था आपका पूरा का पूरा नीट माइंड मैप ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और ये जो आपकी नीट माइंड मैप में जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं लिखती हूँ, इसे ज़रूर आप अपने पास संभाल के रखिए। आपको हमेशा PDF ऑफ नोट्स तो मिल ही जाता है, यू डोंट हैव टू कॉपी एंड मेक योर ओन नोट्स। आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, आपको PDF मिल रहा है बना बनाया, बस आप इसको ध्यान से संभाल के रखिए। इसमें ये आपका एंड ऑफ जो रिवीजन होगा ना, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा काम यही आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मैं हूँ स्वागता मुखर्जी और हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट नीट माइंड मैप में। थैंक यू।